नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बारिश का मौसम आ गया, गर्मी आई, बारिश का मौसम आ गया और अब बाढ़ के आने की न्यूज जो है वो भारत के अंदर आना स्टार्ट हो गई है। साथियों, यहाँ पर असम के अंदर बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक रिकॉर्ड 62 जो है लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। वहीं 7 लाख से अधिक लोग साथियों यहाँ पर प्रभावित हो चुके हैं। 5 नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसी के बारे में आज जो है हम यहाँ पर विशेष से चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके की स्थिति है और इसके पीछे साथियों जिम्मेदार क्या है। इस बार बार बाढ़ आने के पीछे जो है वो कौन यहाँ पर जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडलाइंस पर अगर नजर डालें तो असम फ्लड्स डेथ काउंट्स राइज टू 62, ओवर 7 लाख अफेक्टेड अक्रॉस 12 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 12 जिलों में लगभग 7 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हो चुके हैं और यहाँ पर लगभग 62 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। साथियों, ये पूरा मैटर है कहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर ये टोटल पूरे असम का जो है वो मैप आपको देखने को मिलेगा। इसमें साथियों जो शिवसागर करके एक जिला है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो यही है, यहीं पर जो है सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो देखने को मिली है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ अगर चाहें तो साझा कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। बाकी आपकी मर्जी, हाँ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है अपने तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए जो ये असम है ये उसका फिजिकल मैप है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम के अंदर एंटर करती है ये पूरे असम से होती हुई, मतलब देखिए ये किस तरीके से कितनी बड़ी रूप से जो है ये नीचे बंगाल की खाड़ी में जाती है, बंगाल में। वहीं इससे पहले अगर आप ध्यान दें तो ये तो जो ये वाली आपको दिखाई दे रही है ये तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके साथ कितनी जो है वो सहायक नदियां, जैसे कि देखिए यहाँ पर कितनी अधिक मात्रा में ये सहायक नदियां हैं जो कि यहाँ पर इसके साथ जो है वो मिल रही हैं। और जो मेन फ्लड लाने का जो रीजन है वो इसमें यही सहायक नदियों का योगदान है। इस बारी जो फ्लड आया है उसका मेन रीजन यह नहीं है कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर पानी अचानक से इतना ज्यादा आ गया है या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो गई जिसके वजह से ये सिचुएशन बनी है। उसके पीछे रीजन ये है इनका, ये जो सहायक नदियां हैं, मतलब ब्रह्मपुत्रा अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर लगभग 62 से अधिक जो है वो मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे में साथियों 14 नई मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। 12 जिले इससे प्रभावित हैं। लगभग 56,607 हेक्टेयर की जो टोटल फसल है वो इसके वजह से बर्बाद हो चुकी है। लगभग 3.15 लाख जो है वो राहत शिविर के में शरण लिए हुए लोग हैं। वहीं लगभग 856 यहाँ पर गांव जो है वो जलमग्न हो गए हैं, यानी कि लगभग 856 गांव यहाँ पर पानी के अंदर समा चुके हैं। अब साथियों, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो यहाँ पर अपर असम के शिवसागर, जो चराईदेव और जो जोराहाट है यह सबसे बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो लगभग यहाँ पर जो क्या कहते हैं जो जिले, अन्य जिले जो प्रभावित हैं यहाँ पर जैसे कि विश्वनाथ, सोनितपुर, मतलब एक तरीके से ये पूरा जो है असम वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर बढ़िया से डिस्टर्ब हो चुका है। 37 राजस्व सर्कल के 856 गांव जो है वो इसमें जो है वो डूब चुके हैं और इनमें से कई जिले सामान्यतः बड़ी बाढ़ के लिए जो है वो नहीं जाने जाते हैं। यानी कि जनरली जो हर साल बाढ़ आती है उस बाढ़ के अंदर कई ऐसे जिले हैं जो हमेशा नहीं आते हैं, लेकिन इस बार जो है वो अभी यहाँ पर जो है वो प्रभावित जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों 18 से 19 जुलाई को कुछ ही घंटों में किस तरीके से यहाँ पर साथियों पूरी तबाही मच गई। साथियों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत जो बिस्वा शर्मा है, इन्होंने कई बार इस बार कोई चेतावनी इनको नहीं मिली। 18 जुलाई
दोपहर 3 बजे साथियों नागालैंड के जो मौन जिले हैं उसमें असाधारण तेज बारिश शुरू होती है, जो कि सामान्य से 400% अधिक जो है वो बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई। उसके बाद 18 जुलाई शाम 7 बजे सिर्फ 4 घंटों में असम के हिस्सों में पानी भर गया, जो वहां पर रहवासियों के को सामान समेटने तक का भी जो है इनको यहाँ पर समय नहीं मिला। यानी कि जो ये मेन बाढ़ आने का कारण था वो असम के अंदर या ब्रह्मपुत्रा में बारिश का नहीं था, वो नागालैंड के अंदर बारिश होती है और वहां से जो है उसकी सहायक नदियों के थ्रू जो है पानी ब्रह्मपुत्रा में जा रहा है। वहीं इतनी अधिक स्पीड से हुआ कि मात्र 4 ही घंटों में पूरा जो असम है वो फिर पानी से भरने लगा, जिसके बाद जो यहाँ के लोग थे, जो निवासी थे, उनको चांस ही नहीं मिला कि वो अपने सामान भी लपेट पाए। वहीं 19 जुलाई को साथियों जो ये डिसांग, झांझी, भोगदोई जैसी नदियां जो हैं जिनका जल ग्रहण क्षेत्र नागालैंड की पहाड़ियों तक फैला है, यह खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यानी कि जो ये ब्रह्मपुत्रा की आपको सहायक नदियां दिखाई दे रही हैं, जो ये आप यहाँ पर देखिए, जो ये भोगदोई है, जो ये झांझी है, ये जो नदियां हैं जो कि नागालैंड से पानी लेकर अपना ब्रह्मपुत्रा में जाती हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो है वो फ्लड वाला सिचुएशन बन गया। इनमें पानी बहुत तेजी से जो है वो बढ़ा और ये खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने लगी। वहीं 20 से 25 जुलाई साथियों शिवसागर, चारदेई और जो जोहराट है, इसमें मौतें बढ़ती गई और संचार टूटने से रिपोर्टिंग में भी देरी हुई। यानी कि कई जो कनेक्शन है बातचीत का वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है और कई अभी ऐसे गांव हैं, जिले हैं, जहां से कनेक्शन भी सरकार का टूट गया है और अभी तक उनके बारे में यहाँ पर खबर नहीं मिली है। वहीं साथियों असम में हर साल यहाँ पर बाढ़ क्यों आती है, अगर इस विषय को देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी भौगोलिक बनावट और मानव निर्मित कारणों का घातक मेल है। यानी कि एक तो इसकी भौगोलिक जो बनावट है वो इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन दूसरा जो है इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे द्वारा किया जा रहा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, वो भी इसमें शामिल है। अगर आप पूरे असम के मैप को देखें, फिजिकल मैप को, तो इसमें आपको दिखेगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी सारी जो हैं इसमें नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तो एक है ही, लेकिन इसके साथ कितनी सहायक नदियां हैं और इन्हीं नदियों का जो है वो पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ पर बार बार फ्लड आ जाता है। तो ये तो भौगोलिक कारण हो गया। साथियों यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा है इसका विशाल जल ग्रहण का क्षेत्र है। असम लगभग पूरी तरह ब्रह्मपुत्रा के बाढ़ क्षेत्र में बसा है। लगभग 50 सहायक नदियां हिमालय व पहाड़ी इलाकों का पानी इसी में लेकर आती हैं। इसके बाद भारी व आसमानी मानसून वर्षा, यानी कि मानसून को कम समय में बहुत अधिक बारिश हो जाती है और नदियां तेजी से यहाँ पर उफान में आ जाती हैं। साथ ही साथियों यहाँ पर गाद जमाव से उठता नदी का तल, यानी कि यहाँ पर साल दर साल जो है वो जमा होती रेत जो है वो गाद से नदी का, मतलब कि उसके तल के नीचे रेत जम जाती है, जिसके वजह से उसका जो तल है नदी का वो ऊंचा हो जाता है और जिससे पानी जो है वो बाहर फैल जाता है। यानी कि मान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अगर इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से आपको बहती दिखाई दे रही है अगर इस साल, तो हो सकता है कि ये अगली साल इसमें जो है वो रेत भर जाए और इसके वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज करके हो सकता है कि ये इस तरीके से भी जो है वो जा सकती है। यानी कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज करके इस बीच वाले जगह को फिर वो कवर कर लेगी और इस तरीके से चली जाएगी। तो ये अभी इसके पीछे का एक रीजन है। वहीं कमजोर व टूटते जो तटबंध हैं, यानी कि पुराने और जो जर्जर तटबंध हैं, वो समय पर मरम्मत न होने से बार बार टूटते रहते हैं और यह रीजन वो सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार कितनी जवाबदेह है हर जगह की, वो आपने इस प्रोटेस्ट में भी देख लिया। वहीं साथियों वनों की कटाई व पहाड़ी की कटाव, यानी कि पहाड़ी इलाकों में पेड़ काटने से मिट्टी तेजी से बहकर नदियों में जाती है, जिससे उफान में और तेजी होती है। यानी कि मिट्टी जब बहकर नदी में जाएगी तो नदी का तल ऊपर होगा, नदी का तल ऊपर होगा तो पानी और जगह इलाकों में फैलेगा। वहीं साथियों जो आर्द्र भूमि है यानी कि वेटलैंड है, इसका सिकुड़ना है, यानी कि प्राकृतिक जल भंडारण वाली आर्द्र जो भूमि है वो अतिक्रमण व शहरीकरण में घटती जा रही है। यानी कि जो आर्द्र भूमियां हैं जो यहाँ पर पानी को सोखती थी, जल भंडारण के काम आती थी, वो यहाँ पर लोगों के द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, उसमें शहर बसाए जा रहे हैं। तो इस तरीके इन वजहों के वजह से साथियों यहाँ पर हर साल बाढ़ आ रही है असम के अंदर। वहीं 2026 की बाढ़ वो
इन सब पिछली जितनी भी बाढ़ें आई हैं उनसे अलग क्यों हैं? तो साथियों यहाँ पर जो है यह ब्रह्मपुत्र की सामान्य वार्षिक बाढ़ नहीं है, बल्कि ये अलग तरह की आपदा थी। यानी कि जो हर साल ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बाढ़ आती थी, इस बार यह ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बाढ़ नहीं आई है। यह अलग कारण है इसका। पहला कि यहाँ पर स्रोत जो है वो बदला है, यानी कि नदी नहीं पहाड़ी नाले एक तरीके से कहिए तो पानी ब्रह्मपुत्र में उफान से नहीं बल्कि नागालैंड की खाड़ी पहाड़ियों से अचानक बहकर आई फ्लैश फ्लड से जो है वो आया है। यानी कि जो नागालैंड से सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र की आती है उसमें से पानी बहुत तेजी से आ गया है। वहीं बेमिसाल बारिश हुई है, यानी कि यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटे के ही अंदर 400 से लेके 493% अधिक जो है वो बारिश हो गई। यानी कि मोन जो मोकोक चुंग व वोका है जो नागालैंड में है, यहाँ पर सामान्य से 400 से लेके 500% तक ज्यादा बारिश हुई और यह इतिहास में अभी अभूतपूर्व है। वहीं नए इलाके चपेट में आए, यानी कि जो शिवसागर, चराईदेई, जोरहाट है, ये जिले आमतौर पर बड़ी बाढ़ के लिए नहीं जाने जाते थे और इस बार सबसे बुरी तरीके से यही प्रभावित हो गए हैं। मतलब सोचिए कि जहां पर इतनी बुरी तरीके से बाढ़ आती ही नहीं थी, वहां पर इस बार ही सबसे बुरा हाल हो गया है। वहीं साथियों बादल फटने का पर भी विवाद है, यानी कि असम सरकार ने शुरू में जो क्लाउड बर्स्ट बताया था, जो कि आईएमडी ने इसे इंकार किया और असल कारण जो है वो अत्यधिक बारिश व तेज रन ऑफ जो है वो बताया गया। यानी कि असम सरकार है उसने कहा था कि बादल फट गया था जिसके वजह से ये सिचुएशन हुई है, लेकिन फिर जो आईएमडी है इसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जो बारिश बहुत तेजी से हुआ और पानी बहुत तेजी से जो है वहां पर सामने निकल कर आया, जिसके वजह से इस तरीके का सिचुएशन बन गया। अब यहाँ पर बादल फटा या नहीं तो दो दावे सामने आए। पहला कि जो है आईएमडी की परिभाषा, इनका कहना है कि 1 घंटे में अगर 100 mm से अधिक बारिश होती है तो उसको यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि कहीं से ऐसे मतलब कुछ है पेपर टाइप में और वो ऐसे फट गया तो वहां से खूब ज्यादा पानी गिरने लगा तो इसको जो है वो कहेंगे कि बादल फट गया। ऐसा नहीं होता है। जब कहीं पर भी 1 घंटे के अंदर 100 mm से अधिक पानी गिरता है, वर्षा होती है, तो उसको जो है यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की घटना कहा जाता है। वहीं साथियों असम सरकार का पक्ष है कि मोन, मोकांचुंग और वोक में 18-19 जुलाई को असाधारण भारी बारिश हुई। मोन में सामान्य से 435 से लेकर 493% अधिक बारिश हुई। सीएम शर्मा का कहना है कि इतनी तेजी और तीव्रता पहले कभी नहीं देखी गई थी। सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि की जाएगी कि असल घटना क्या थी। ठीक है। वहीं साथियों जो आईएमडी की तकनीक है इसने खंडन किया। मोन ने अबोई स्टेशन पर सिर्फ 137 mm जो है वो बारिश दर्ज की, वो भी 8 से 9 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में नहीं, ये 8 से 9 घंटे के अंदर मात्र 137 mm बारिश हुई। वहीं कोई किसी भी दिन 1 घंटे में 100 mm क्लाउड बर्स्ट की सीमा पार नहीं हुई और असम में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट दर्ज नहीं हुआ। और इसकी होने की पुष्टि जो है वो गुवाहाटी की जो आईएमडी है इस केंद्र ने की है। वहीं विशेषज्ञ जो हैं उनका कहना है कि तबाही सिर्फ बारिश से नहीं हुई बल्कि ढांचागत व परिस्थितिकी कमजोरियों के कारण से हुई। साथियों देखिए मैं तो यहाँ पर जिम्मेदार सरकार को भी एक तरीके से मानूंगा। नेचर अपना काम कर रहा है, लेकिन अब आपके पास इतनी तकनीकें हैं, आप सैटेलाइट से नजर रख सकते थे, आप सैटेलाइट से देख सकते थे कि क्या किस तरीके की जो है वो सिचुएशंस बन रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बादल इकट्ठा हैं। इन सारी चीजों की तो जानकारी सरकार ले ही सकती थी, उस हिसाब से अपनी तैनाती मतलब जो काम है वो कर लेती, अपने जो सेफ्टी चीजें हैं वो कर लेती, तो शायद ये स्थिति यहाँ पर नहीं आ पाती। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ढांचागत कमजोरी को बार बार यहाँ पर उजागर होती है, जैसे कि कमजोर व जो पुराने यहाँ पर जो तटबंध बनाए गए हैं, यानी कि जो बांध को पानी को रोकने के लिए जो बनाए जाते हैं वो जो बनाए गए हैं वो पुराने हैं, जर्जर हैं। वहीं जो आर्द्र भूमि है उसका लगातार यहाँ पर नुकसान हो रहा है। संचार व्यवस्था ठप है, सड़क व पुलों को जो है वो भारी नुकसान हुआ है। तो आई होप ये एक तरीके से सरकार की भी जो है वो नाकामी है। वहीं साथियों राहत और बचाव अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने सीएम शर्मा से बात कर स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र से पूर्ण सहायता का इन्होंने भरोसा भी दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायु सेना और अग्निशमन सेवाएं राहत कार्य में जुटी हुई हैं। राज्यों में कोई मंत्रियों को प्रभावित जिलों की निगरानी जो है वो सौंपी गई है।
कुल मिलाकर 4,455 लोग नावों से बचाए गए हैं। 363 जो है वो राहत शिविर वो वितरण केंद्र बनाए गए हैं। 3.15 लाख जो है वो शिविरों में शिविर में शरण लिए लोग जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। वहीं सीख और आगे का रास्ता यही है कि अब मतलब सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए भाई, जवाबदेही तय करनी चाहिए। इस यहाँ पर भी जरूरत है, आपको जो देखने को मिलेगा, आपके पास इतने संसाधन है, सैटेलाइट इमेजेस है, उन सारी चीजों से आप देखकर पहले ही समझ लीजिए कि हाँ क्या होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा, बारिश होने से पहले अचानक से बादल कहीं से आ गए, बारिश किए चल गए, इस तरीके से तो होगा नहीं, पहले मौसम बना होगा। तो इस तरीके से जानकारी सरकार भी यहाँ पर निकाल सकती थी। बाकी आप लोग की अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।